Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about S&P revised India's sovereign rating. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो समझते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग। देखिए, क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट्स क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर। तो क्या होता है क्रेडिट वर्दीनेस वो समझते हैं पहले। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब जो उधार लेने वाली पार्टी है, जिसको उधार लेना है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, सेफ है, कैपेबल है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उधार के टर्म्स में, यानी पुराना जो लोन लिया है उसको टाइम पे उसने लौटाया है कि नहीं लौटाया है, ये सब चीजों को देखते हुए क्रेडिट रेटिंग दी जाती है बोरोवर्स को हु इंटेंड टू टेक लोन। तो ये सारी चीजें, योर हिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू लोन that you took in the past and whether you returned it on time or not, your financial status, everything in a collective manner will reflect your credit worthiness कि आप उधार लेने के लिए कितने सक्षम हैं, मतलब आपके ऊपर उधार देने वाले लोग कितना भरोसा कर सकते हैं। दैट इज योर क्रेडिट वर्दीनेस। तो सरल भाषा में कहें, क्रेडिट रेटिंग इज क्वांटिफाइड असेसमेंट, मतलब एक रेटिंग नंबर क्वांटिटी के टर्म्स में क्वांटिफाइड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। तो अगर अच्छा क्रेडिट रेटिंग होगा, अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा, तो इसका मतलब जो लोन लेने वाली पार्टी है उसका बैकग्राउंड अच्छा है और उसको लोन आराम से मिल सकता है और इनफैक्ट सस्ते दामों पे भी मिल सकता है। अब क्रेडिट रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अप्लाइड ऑन कॉर्पोरेट्स एज वेल एज गवर्नमेंट्स। कॉर्पोरेट्स के केस में इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट रेटिंग। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स टाटा, रिलायंस, इनको मान लीजिए कि मार्केट से लोन उठाना है, फंड उठाना है, तो इसके लिए लोग बॉन्ड्स रिलीज करते हैं जिनको हम लोग कहेंगे प्राइवेट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीदने में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे वो डिपेंड करेगा इन कंपनियों के क्रेडिट वर्दीनेस पे, उनके पुराने बैकग्राउंड पे। सिमिलरली अगर सरकारों को लोन लेना है तो उनको रिलीज करना होता है सोवरेन बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं जीसेक शॉर्ट में। और सरकारों को अगर लोन चाहिए तो उनका भी बैकग्राउंड, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डेट खरीदने वाले, डेट बॉन्ड खरीदने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, वो सरकारों का भी बैकग्राउंड देखेंगे कि इनके देश में फाइनेंशियल स्थिति कैसी है और इनको अभी लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि पाकिस्तान की सरकार अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करे इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या आप उसको लोन देंगे? नहीं देंगे ना। आप उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेंगे? नहीं ना। आपको लगेगा पता नहीं लौटा पाए ना लौटा पाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या पता पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए। तो बेसिकली यू आर focusing on the credit worthiness of the Pakistani government. Since credit worthiness is poor, you tend not to give loan to the government. ठीक है, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। क्रेडिट रेटिंग जो है वो कॉरपोरेट्स की या सरकारों की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि वो उधार लेने लायक हैं कि नहीं, मतलब उनको उधार दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, उनको उधार देना कितना रिस्की है। जितनी अच्छी रेटिंग उतना कम रिस्क, उतनी आसानी से लोन मिल जाता है। जितनी खराब रेटिंग उतना ज़्यादा रिस्क और उतना कठिनाई होगी लोन रेज करने में। और रेटिंग जो है कॉर्पोरेट्स एज वेल एज सोवरेन्स, यानी कि सरकारों को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट रेटिंग एज वेल एज सोवरेन रेटिंग। अब अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात की जाए कि दुनिया में कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो रेटिंग देती हैं सरकारों को एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट्स को, तो नेशनल लेवल पे 6 रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, हु आर रेगुलेटेड बाय सेबी। चूंकि पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी मार्केट है, डेट मार्केट है, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। और डेट इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के पहले जो इन्वेस्टर्स हैं वही देखते हैं रेटिंग। तो मेनली रेटिंग में इंटरेस्ट किसका होता है? जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उधार देने वाले लोग, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने वाले लोग का इंटरेस्ट होता है रेटिंग में। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। इसी कारण से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो भारत में 6
महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सबको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे 3 बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फिच, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर। दुनिया भर की 95% तक की जो सोवरेन रेटिंग है या कॉर्पोरेट रेटिंग है वो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती हैं। एकदम सरल भाषा में मैं एक बार फिर आपको बता दूं तो आपने एक ऐड देखा होगा, policybazaar.com पे जाएं, कपिल शर्मा का ऐड, और अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, और जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतना आराम से आपको लोन मिल पाएगा। तो पॉलिसी बाजार एक ऐप है जहां पे आप जाकर के इंडिविजुअल्स अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए अलग से सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं सिबिल स्कोर। तो मोटा मोटा वही कॉन्सेप्ट है, जितना अच्छा स्कोर उतना आराम से आपको लोन मिल सकता है। और अच्छा स्कोर किस पे डिपेंड करेगा? आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे। वैसे ही कॉर्पोरेट्स के ट्रैक रिकॉर्ड पे और सरकारों के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगा उनकी क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग देने वाली देश में ये 6 एजेंसीज हैं, रेगुलेटेड बाय सेबी, और इंटरनेशनल लेवल पे ये 3 एजेंसीज हैं। अब मूडी, S&P एंड फिच, इनकी बात की जाए तो इनका स्केल कुछ ऐसा दिखता है। सबका जो नोमेनक्लेचर है थोड़ा बहुत अलग है। इनफैक्ट S&P और फिच का एक जैसा है, मूडी का थोड़ा अलग है। तो जो देश जितना बेहतर रैंक्ड होगा उसको उतने आसानी से लोन मिल सकता है। तो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग is basically reflection of your ability to pay back the debt. If you are rated high, मतलब your ability is good, and that means you will easily access fund in the international market, financial market. वहाँ पे आराम से आपके bonds को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लोग खरीदेंगे और आपके सरकार को पैसा देंगे। इफ रेटिंग इज गुड, अगर आपकी सरकार की स्थिति खराब है, फाइनेंशियल स्थिति खराब है, तो रेटिंग आपकी खराब होने लगेगी, और एक लिमिट से ज्यादा खराब आपकी रेटिंग हो गई तो फिर आपके बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कहा जाएगा जंक बॉन्ड्स, और उस देश की सरकार को कहा जाएगा कि इट इज नाउ रेटेड इन नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। यानी कि अब एक लिमिट से नीचे अगर आपकी रेटिंग हो गई तो आप चाहे जितना मर्जी हो उतना आप इंटरेस्ट ऑफर करें, नो इन्वेस्टर वुड बी विलिंग टू बाई योर सिक्योरिटी या बॉन्ड। तो एक लिमिट के नीचे अगर रेटिंग हो गई तो बॉन्ड्स, उस देश के सोवरेन बॉन्ड्स को कहा जाता है जंक बॉन्ड्स, और इसके नीचे की रेटिंग को कहा जाता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। मतलब यहाँ पे अब आपको कोई पैसा देने वाला है नहीं, बट इफ योर रेटिंग इज हायर देन दिस, देन आपको पैसा मिल सकता है, बट लोअर द रेटिंग, डिफिकल्ट विल बी to raise fund and you will have to pay higher interest. Better the rating, easier will be to raise fund and you will have to pay lesser interest. तो ये तो बात हो गई लोन रेज करने की, बट एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि अगर जिस देश की रेटिंग अच्छी होती है, सोवरेन रेटिंग अच्छी होती है, वहाँ पे नॉर्मली फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में भी अच्छा रेटिंग हेल्पफुल होता है। अब किन किन पैरामीटर्स पे सोवरेन रेटिंग यानी कि सरकारों की रेटिंग डिपेंड करती है? भारत सरकार को मान लीजिए कि फॉरेन मार्केट से फंड रेज करना है, तो उसको अपनी रेटिंग अच्छी करनी होगी, तब जाकर के उसको आसानी से लोन मिलेगा, और वो भी सस्ते दामों पे लोन मिलेगा। तो देखते हैं पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे अपनी रेटिंग को हम अच्छे कर सकते हैं। तो दो मेन पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स मतलब जिसको प्रॉपरली क्वांटिफाई किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, जैसे कि पर कैपिटा जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल डेट सरकार के ऊपर कितना है, पुराना कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। बट देन देयर आर सम क्वालिटेटिव कंपोनेंट्स आल्सो, जैसे कि पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। ये जो प्रोविजंस हैं ये बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट या परसेप्शन बेस्ड है। अब भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये देखने का नजरिया है। आप बैठे बैठे कह सकते हैं, कुछ लोग हैं ना ऐसे, अब आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, बट जैसे कुछ लोग हैं, यूट्यूबर ध्रुव राठी बहुत पॉपुलर हैं, वो कहते हैं भारत के अंदर डिक्टेटरशिप आ गया है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, डोंट वांट टू गेट देयर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के अंदर मतलब पॉलिटिकल सिस्टम ही खराब हो गया है, डेमोक्रेसी बची ही नहीं है, डिक्टेटरशिप आ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बिल्कुल सही है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सो ये काफी परसेप्शन बेस्ड है, नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोविजन है, क्वालिटेटिव कंपोनेंट, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी, और इसको लगभग 50% वेटेज दिया जाता है, जिस कारण से जो पूरा का पूरा जो रेटिंग का कॉन्सेप्ट है ये काफी बायस्ड, नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक तरीके से चलता है, स्पेशली बाय दीज 3 एजेंसीज, मूडीज, S&P एंड फिच।
क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे देश के अंदर तो सेबी इनको रेगुलेट करता है, तो दे आर बाउंड टू एक्ट इन ट्रांसपेरेंट मैनर। अब करंट न्यूज पे आते हैं। एस&पी ने हाल फिलहाल में भारत की रेटिंग में थोड़ा सा चेंज किया है। भारत की रेटिंग है BBB माइनस एस&पी में, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड, बियरली वी आर इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जस्ट अबोव द नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यहां पे हैं हम लोग BBB माइनस में। उसमें क्या बदलाव किया गया है, अभी भी हम लोग BBB माइनस में ही हैं, बट हमारा जो उसके अंदर आउटलुक है वो स्टेबल से बदल करके पॉजिटिव कर दिया गया है एस&पी द्वारा। अब ये क्या मामला है, देखिए किसी भी पर्टिकुलर स्केल के अंदर भी फिर 3 तरह की आउटलुक हो सकती है, नेगेटिव, स्टेबल या पॉजिटिव। वो वही रेटिंग एजेंसी असाइन करती है। तो बेसिकली अगर नेगेटिव आपको आउटलुक असाइन किया गया है इस स्केल के अंदर, तो इसका मतलब है कि भविष्य में अगर आपने सही तरीके से अपने आप को रिवाइव नहीं किया गया तो भविष्य में इन फ्यूचर यू कैन बी फर्दर डाउनग्रेडेड। तो नेगेटिव आउटलुक मींस रेटिंग में बी डिग्रेडेड इन फ्यूचर। स्टेबल मतलब कि आप अगर जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे तो आपकी ये रेटिंग मेंटेन रहेगी। और पॉजिटिव का मतलब कि जिस तरीके से अब आप चल रहे हैं अगर ऐसे आप चलते रहें तो फ्यूचर में आपकी रेटिंग बेहतर हो सकती है। तो भारत अभी तक एस&पी की रेटिंग में BBB माइनस स्टेबल में था, यानी कि हम ऐसे कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में एस&पी ने स्टेबल से चेंज करके हमारे आउटलुक को बना दिया है पॉजिटिव। मतलब इफ वी कंटिन्यू लाइक दिस देन वी माइट गेट इंप्रूव फ्रॉम BBB माइनस टू BBB। एस&पी ने कहा है कि इंडिया में पॉलिसी स्टेबिलिटी देखी जा रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, इस कारण से उसने आउटलुक बदला है स्टेबल से पॉजिटिव, एंड फ्यूचर में ओवरऑल रेटिंग भी इंप्रूव की जा सकती है। अब ओवरऑल जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। क्या क्या इश्यूज इनसे एसोसिएटेड हैं वो जरा देखते हैं। दे आर कंडेम्ड और क्रिटिसाइज्ड फॉर पुअर फॉरसाइटेडनेस। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, इट मेनली स्टार्टेड फ्रॉम द US एंड इट स्टार्टेड और इट ट्रिगर्ड विद फेलियर ऑफ सम बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक लेमन ब्रदर्स। और लेमन ब्रदर्स के फेल होने से पहले पहले तक इन एजेंसीज ने, एस&पी, फिच एंड मूडी, इन तीनों ने लेमन ब्रदर्स को टॉप रेटिंग दे रखी थी। कहीं ना कहीं इनकी फॉरसाइटेडनेस की कमी है, इनको दिखता ही नहीं है चीजें, बस रेटिंग दे देते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। देखिए जिनको भी रेटिंग अपनी करवानी होती है, जिन कॉरपोरेट्स को या सरकारों को अपनी रेटिंग दिलवानी होती है, वो पैसा देते हैं, वो फीस देते हैं ताकि उनकी रेटिंग की जाए। अब आप ही बताइए, जो लोग रेटिंग के लिए फीस देंगे, क्या रेटिंग एजेंसीज उनकी रेटिंग खराब करेगा? नहीं ना। तो जो लोग भी फीस देंगे उनकी रेटिंग वो अच्छी ही रखेगा। दैट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इज द फीस पेड बाय द कंपनी और द सोवरेन। तीसरा, बायसनेस का भी इशू सामने आया है। इकोनॉमिक सर्वे, भारत के अंदर 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे ने ये इशू रेज किया कि ये जो 3 इंटरनेशनल एजेंसीज हैं रेटिंग वाली, दे आर बायस्ड इन फेवर ऑफ वेस्ट इकोनॉमीज, वेस्टर्न यूरोपियन एंड US के फेवर में बायस्ड हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने आर्ग्यू किया कि भारत दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, येट वी आर रेटेड जस्ट अबोव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड। हाउ इज इट पॉसिबल? हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब नहीं है, कोई हमने डिफॉल्ट भी नहीं किया है, फिर भी हमारी रेटिंग इतनी खराब क्यों है? और भारत ही नहीं, चाइना की भी रेटिंग खराब है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो लोग बायस्ड हैं और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के फेवर में बायस्ड हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो रेटिंग का सिस्टम है उसमें 50% ऐसा कंपोनेंट है जो क्वालिटेटिव नेचर का है, जिसका कोई पर्टिकुलर बेसिस नहीं है। इट इज परसेप्शन बेस्ड कि भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए हमने रैंकिंग खराब कर रखी है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। नॉन ट्रांसपेरेंट एंड परसेप्शन बेस्ड पैरामीटर्स हैव 50% वेटेज। दीज आर द प्रॉब्लम्स। क्या सॉल्यूशन हो सकता है बेटर क्रेडिट रेटिंग के लिए? तो पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो फीस होना चाहिए, वो जिनकी रेटिंग हो रही है उनको ना दे करके थर्ड पार्टीज को देना चाहिए। मान लीजिए कि जिसको इन्वेस्ट करना है, जिसको भारत सरकार को पैसा देना है उसके डेट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद करके, जिसको भारत सरकार को लोन देना है, वो जाकर के भारत सरकार की रेटिंग करवाए। जिसको रिलायंस को लोन देना है, जिसके रिलायंस के डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने, वो लोग बेसिकली
पेमेंट करें रेटिंग एजेंसीज को रेटिंग के लिए, तब तो जाकर के एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। तो बेसिकली द सब्सक्राइबर्स ऑफ द सिक्योरिटी और द बॉन्ड्स, दे शुड बी पेइंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस to these rating agencies, then only we can expect कि ratings will be carried out in transparent manner. तो ratings क्या जो पेमेंट होना चाहिए रेटिंग एजेंसीज को, दैट शुड कम फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, दैट इज वन सजेशन। उसके अलावा देयर शुड बी ए डेडिकेटेड रेगुलेटर फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एट इंटरनेशनल लेवल। जैसे भारत के अंदर सेबी रेगुलेट करता है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, इंटरनेशनल लेवल पे ये जो 3 रेटिंग एजेंसीज हैं इनको रेगुलेट करने वाली भी एक एजेंसी होनी चाहिए। उसके अलावा हेवी पेनल्टी फॉर एजेंसीज इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट रेटिंग। अगर कभी भी ऐसा केस सामने आता है कि इन लोगों ने फ्रॉड करके कुछ ब्राइबरी लेकर के किसी की रेटिंग अच्छी कर रखी है, क्योंकि लेमन ब्रदर वाले केस में ऐसे भी इशूज सामने आए थे कि लेमन ब्रदर्स ने कुछ किकबैक यानी कि पैसा दिया था अपनी रेटिंग को अच्छा बनाए रखने के लिए। अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो उस केस में हेवी पेनल्टी लगनी चाहिए इन रेटिंग एजेंसीज के ऊपर। उसके अलावा भारत कई सालों से अब सजेस्ट कर रहा है कि जो नॉन वेस्ट कंट्रीज हैं, खासकर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने सजेस्ट किया है कि उनको साथ मिलकर के एक ऑल्टरनेटिव रेटिंग एजेंसीज बनानी चाहिए, तब जाकर के अनबाइस तरीके से रेटिंग हो सकती है। तो इंडिया हैज सजेस्टेड फॉर रेटिंग एजेंसीज एट ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एक क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2020 में ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप बस एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं, हो जाएगा। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर, व्हाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज रिक्वायर्ड, आखिर उनकी जरूरत ही क्यों है। डिस्कस द इशूज एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इशूज एंड सॉल्यूशन तो हमने देख ही लिया है, यहाँ की मदद से आप लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जरूरत क्यों है। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री। तो बेसिकली सब लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचे कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना या कौन सी सरकार को लोन देना सही है, वो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। ओलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को कर्व करना, मतलब कुछ लोग जो पावरफुल लोग हैं वही लोग सारे के सारे फंड ले जाएं और बाकी लोगों को फंड ना मिले, तो दैट काइंड ऑफ टेंडेंसीज विल बी नोन एज ओलिगोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, उसको अवॉइड करना। ट्रांसपेरेंसी इन द क्रेडिट सिस्टम एंड मोरल सुएशन। तो जिस भी कंट्री का रेटिंग खराब होगा उसके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अपने फिजिकल एंड मॉनेटरी सिस्टम को वो इम्प्रूव करे। तो इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल क्रिएट सम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बेटर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। बाकी तो सेकेंड पार्ट आप खुद ही जवाब दे सकते हैं कि क्यों, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज disaster resilient infrastructure. This topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view. ये पहले आर्टिकल हम लोग सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। देखिए ये आर्टिकल है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो कहता है कि उड़ीसा में 1999 में साइक्लोन आया जिसमें कई हजार लोग मारे गए, और फिर 2004 में सुनामी आया भारत के कोस्टल एरियाज में। तो इन मैसिव डैमेजेस के बाद, बिकॉज ऑफ दीज मैसिव डिजास्टर्स, भारत सरकार लेकर के आई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी ने फिर 3 लेवल पे सिस्टम्स बनाए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अब कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम होता है। इसी कारण से अब बड़े बड़े साइक्लोन्स में भी इतना डैमेज नहीं होता है जितना पहले हुआ करता था। तो ये एक अच्छी चीज देखने को मिली है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्रिएटेड आफ्टर 2004 सुनामी। इसके बारे में और आगे देखेंगे। बट साथ ही साथ ये आर्टिकल कहता है कि आजकल जो डिजास्टर्स हो रहे हैं वो मल्टी हजार्ड डिजास्टर हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनका कास्केडिंग इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल हेवी रेनफॉल होता है, उसके बाद ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो जाता है स्नो वाले ग्लेशियर वाले एरियाज में, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने सिक्किम में देखा, फिर उत्तराखंड में देखा। फिर कहीं हेवी रेनफॉल होता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, जैसे हाल फिलहाल में हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख रहे हैं। फ्लैश फ्लड हो जाता है, मतलब ऑल ऑफ सडन फ्लड आ जाता है, प्रिपेयर्डनेस का मौका नहीं मिलता। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ मल्टी हजार्ड डिजास्टर्स दैट आर बीइंग विटनेस्ड दीज डेज, दीज आर ऑन द राइज। तो इसके लिए सरकार को एक अलग से डायनेमिक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तीसरा ये आर्टिकल ये भी कहता है, जो ऑब्वियस सी बात है, कि डिजास्टर्स को प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता, अब अर्थक्वेक आएगा तो आएगा, उससे मिटिगेशन जरूर किया जा सकता है, मतलब उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है। उसके लिए जो ह्यूमन एक्शंस हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस हैं, उनको लिमिट करना होगा। कल भी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा कि लैंडस्लाइड्स तो अब होंगे, वो तो नेचुरल फिनोमेना, लेकिन उसके कारण जो एक्सेसिव डैमेज हो रहे हैं या
फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, लाइक वी डू कंस्ट्रक्शन ऑन द हिली एरियाज, वी डू डिगिंग माइनिंग इन द हिली एरियाज। तो मिटिगेशन का काम कम से कम किया जाना चाहिए, जिससे डिजास्टर के कारण होने वाला जो डैमेज है वो मिनिमाइज हो पाए। फिर अंत में बात की गई है अबाउट एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। और CDRI को भारत के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ऐसी सजेशंस दी गई है इस आर्टिकल में। तो जो टॉपिक नंबर 1 है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट एंड कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। बाकी दोनों पॉइंट तो आपको समझ आ ही गया। मल्टी हजार डिजास्टर के बारे में भी लिख देना, अगर मान लीजिए कि कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट पे प्रश्न आता है, जो आएगा ही, तो वहां पे ये पॉइंट जरूर लिखना कि आजकल मल्टी हजार डिजास्टर्स देखे जा रहे हैं। और ये आइडिया तो आप लिखोगे ही कि डिजास्टर्स को हमें प्रिवेंट नहीं करना है बट मिटिगेट करना है, और उसके लिए ह्यूमन एक्शंस को रेगुलेट करना चाहिए। नाउ लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट आइडिया, उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी बनाई गई एज ए रिजल्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2004 में जब सुनामी आया तो फिर हमारी सरकार को लगा कि एक बेहतर कानून होना चाहिए जिसकी मदद से प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने चाहिए एट डिफरेंट लेवल्स इन ऑर्डर टू टैकल विथ डिजास्टर। फिर बनाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, और उसकी मदद से ये 3 एजेंसीज बनाई गई। सेंट्रल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन प्रधानमंत्री खुद होते हैं, उसके अलावा 9 मेंबर्स होते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम होता है टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्सेस ऑफ डिफरेंट स्टेट एजेंसीज एंड डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज इन केस ऑफ डिजास्टर। देखिए, डिजास्टर को टैकल करने का काम सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। जैसे फायर लगा तो फायर डिपार्टमेंट कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। फॉरेस्ट के अंदर कुछ डैमेजेज होता है तो कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो डिजास्टर के जो भी इम्पैक्ट्स हैं उसको सीधा सीधा टैकल करती है स्टेट गवर्नमेंट मेनली। वैसे डिजास्टर सीधा सीधा कहीं लिखा नहीं है कि वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा होगा, कि यूनियन लिस्ट का होगा, कि कंकरेंट लिस्ट का, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बट इन जनरल डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज इज टैकल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्टली। सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करवाती है। मान लीजिए कि 2 या 3 स्टेट में एक ही जैसा डिजास्टर आ गया तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कराती है। जैसे जो पैंडेमिक आया, कोविड पैंडेमिक, दैट वाज आल्सो अ डिजास्टर। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम डायरेक्शंस रिलीज कर रही थी यूजिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे था। तो बेसिकली अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इंश्योर कराती है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के बीच में ड्यूरिंग द नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करवाती है। जगह जगह पे मान लीजिए एम्बैंकमेंट करवा दिया। आप देखते हैं ना हिली एरियाज में नेट लगवा दिया जाता है, मेटालिक नेट्स, ताकि लैंडस्लाइड ना हो। तो ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग अगेंस्ट डिजास्टर, ले डाउन पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस अगेंस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसी डायरेक्शन में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। तो ये सब मुख्य काम हो गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इट इज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट इज चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर। जैसे हमारे स्टेट असम में डिप्टी कमिश्नर है, तो द पोस्ट डेप्यूटी कमिश्नर हेड्स द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मुझे क्या लगता है कि एपीएससी मेंस में आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए पूरा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हायरार्किकल इंस्टीट्यूशंस हैं इन ऑर्डर टू डील विथ डिजास्टर, वो पूछ सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये भी पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग मिलेगी ना स्टार्टिंग में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विथ डिजास्टर। तो ये एक बार जरा देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होता है, डीडीएमसी, वो इन टच में रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के। उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन रूम, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल कमेटी, विलेज लेवल कमेटी। विलेज लेवल पे फिर इतने सारी चीजें होती हैं, अर्ली वार्निंग सब ग्रुप, मेडिकल फर्स्ट एड सब ग्रुप। जितना हो सके याद कर लो इस स्ट्रक्चर को। हो सकता है कि आपसे पूछे कि डिजास्टर से कॉम्बैट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा एपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है। फिर उस आर्टिकल में बात की गई है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की।
CDRI, तो ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। ये एक इंस्टीट्यूशन है विच इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ 31 गवर्नमेंट्स, 6 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड 2 प्राइवेट सेक्टर। इन लोगों ने मिल करके, इन यूनिट्स ने मिल करके 31 देशों की सरकार, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 2 प्राइवेट सेक्टर ने मिल करके ये ग्लोबल पार्टनरशिप बनाया है CDRI का, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एम क्या है? नाम से ही जैसा आपको समझ आ रहा है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाए जिसके कारण डिजास्टर के केस में भी डैमेज कम से कम हो। ऐसे घर बनाए जाए, ऐसे रोड बनाए जाए, ऐसे डैम्स बनाए जाए कि डिजास्टर होने के बावजूद भी, अर्थक्वेक आने के बावजूद भी, फ्लड आने के बावजूद भी उसके कारण होने वाला डैमेज कम हो पाए। तो रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पे वर्क किया जाए ताकि डैमेजेस ड्यू टू डिजास्टर्स कुड बी मिनिमाइज्ड। तो इस आइडिया से गाइडेड होकर के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको 2019 में बनाया गया इन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिस इंटरनेशनल पार्टनरशिप वाज क्रिएटेड आफ्टर सजेशन बाय PM मोदी। तो PM मोदी ने ड्यूरिंग हिज स्पीच एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क 2019 में उन्होंने सजेस्ट किया द कॉन्सेप्ट ऑफ CDRI, और उसके बाद दुनिया के 31 देशों ने मिलकर के CDRI बनाया। तो इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ लिखता है कि CDRI का कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद दिया है, जरूरत है कि इस कॉन्सेप्ट को अपने देश में पहले बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजास्टर के केस में भी विथस्टैंड करे और डैमेजेस को मिनिमाइज करे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक डेटा महत्वपूर्ण है, अगर आप याद कर पाए तो। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क को अगले पेज पे देखेंगे, बट सेंडाई फ्रेमवर्क विथ रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट कहता है कि एवरी $1 स्पेंट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेव्स $7। अगर आप अभी $1 खर्च करेंगे, जैसे बेहतर सीमेंट लगाएं, बेहतर स्टील लगाएं, तो ये डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो अगर $1 अगर आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे खर्च करेंगे तो भविष्य में आप ओवरऑल $7 बचा पाएंगे। ये सेंडाई फ्रेमवर्क का डेटा है। सेंडाई फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे अडॉप्ट किया गया है अंडर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2015 टू 2030। तो जैसे SDG गोल्स हैं 2015 से लेकर के 2030 तक, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क है 2015 से लेकर के 2030 तक। सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क था यूनाइटेड नेशंस पे ही 2005 से लेकर के 2015 तक एप्लीकेबल था। सेंडाई फ्रेमवर्क deals with disasters and aims at reducing disaster caused damages. It includes both kinds of disaster, natural as well as man-made disasters. बट सेंडाई फ्रेमवर्क के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए ये फ्रेमवर्क नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। सेंडाई फ्रेमवर्क पे 2018 में UPSC ने सीधा सीधा प्रश्न पूछा था, हो सकता है APSC मेंस में पूछ ले, तो एक बार जरा देख लेना पर्पस क्या है, गोल क्या है। प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डैमेज और मिनिमाइज डैमेजेस ड्यू टू नेचुरल एज वेल एज मैनमेड डिजास्टर। 4 प्रायोरिटी एरियाज याद कर लेना: अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रिजिलियंस। तो रिस्क को समझेंगे और फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हम काम करेंगे ताकि डिजास्टर के केस में कम से कम डैमेज हो। स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इट फुलफिल्स दिस प्रायोरिटी ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क एंड इनहांसिंग डिजास्टर प्रिपरेशन। 7 टारगेट्स हैं। डिजास्टर मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है बाय 2030, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल को रिड्यूस करना है बाय 2030, इकोनॉमिक लॉसेस को मिनिमाइज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस को मिनिमाइज करना, और इंक्रीज क्या करना है, नेशनल या लोकल स्ट्रेटजीज को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को स्ट्रेंथन करना है अगेंस्ट डिजास्टर डैमेजेस, ये सब इंप्रूव करना है। तो ये 7 टारगेट्स हैं। 2018 में UPSC ने मेंस में पूछा था आपसे, फिर से पूछा जा सकता है APSC मेंस में, क्या है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो 2015 से लेकर के 2030 तक का एक इंटरनेशनल UN फोरम पे ये पॉलिसी है इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिजास्टर रिलेटेड रिस्क। सेंडाई फ्रेमवर्क पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ हमने आपको दिया है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। UPSC ने 2019 में
ये प्रश्न पूछा था डिजास्टर मैनेजमेंट पे, वल्नरेबिलिटी, किस किस तरह की वल्नरेबिलिटी है। आप, ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, बाकी तो जो लोग पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कर चुके हैं वो तो कर लेंगे, पर चाहिए तो एक बार हिंट्स देखना फिर अटेम्प्ट करना। वल्नरेबिलिटी मतलब, कल जो मैंने आपको हजार्ड बताया था ना, हजार्ड इज बेसिकली वल्नरेबिलिटी। जितना हम वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करेंगे उतना कम हमारे ऊपर इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ डिजास्टर, और जितना ज्यादा हम हजार्ड को बढ़ने देंगे वल्नरेबल, उतना ही हम होते रहेंगे। वल्नरेबिलिटी कितने तरीके की होती हैं वो पूछा था इसमें। The next topic is about RBI's new initiative. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो न्यूज ये है कि आरबीआई के गवर्नर ने शक्तिकांत दास साहब ने 3 नए इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। पहला है प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है। प्रवाह का पूरा नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। देखिए, प्रवाह पोर्टल का सीधा सीधा काम होगा कि अगर आरबीआई से आपको कुछ भी अप्रूवल लेना है, मान लीजिए कि आपको एक बैंक का लाइसेंस लेना है, यू आर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बैंक, तो आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना है। मान लीजिए कि आपको आरबीआई से कुछ और अप्रूवल लेना है किसी भी तरीके का, तो एनी इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल हु सीक्स एनी अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई or any kind of authorization from RBI now can apply for that approval and authorization through this प्रवाह पोर्टल। तो प्रवाह पोर्टल की मदद से अब क्या होगा कि अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु वांट टू सीक एनी अप्रूवल और ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई। तो कुछ भी अगर आपको करना है जिसमें आरबीआई की परमिशन की जरूरत है तो आप प्रवाह पोर्टल पे लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है, एक फिनटेक रिपोजिटरी बनाया है। तो फिनटेक पहले क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, वो सारी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑगमेंटेशन कर रही हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल सेक्टर में, उनको कहा जाएगा फिनटेक कंपनी। जैसे पेटीएम, रेजर पे, क्रेड, ये सब, भारत पे, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रही हैं ताकि फाइनेंशियल सेक्टर और ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। इनको कहा गया फिनटेक कंपनियां। फिनटेक कंपनियों से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगी आरबीआई और उसकी एक रिपोजिटरी बनाएगी, मतलब एक, आप कह सकते हैं, डेटा बैंक बनाएगी फिनटेक कंपनियों का, जिनके बेसिस पे भविष्य में इन फिनटेक कंपनियों के लिए बेहतर पॉलिसीज बन पाएंगे। और जो लोग भी फिनटेक कंपनियों से कुछ भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं, उनको यूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेहतर गाइडलाइन का काम करेगा ये रिपोजिटरी। मान लीजिए कि आपको पेटीएम यूज करना है कि नहीं करना है, तो आपको ये फिनटेक रिपोजिटरी की मदद से कुछ इसमें के डेटा पब्लिक डोमेन में रहेंगे, कुछ डेटा सिर्फ सिलेक्टेड अथॉरिटीज के पास रहेंगे। तो जो डेटा पब्लिक डोमेन में है उसकी मदद से आप फैसला कर पाएंगे कि किस फिनटेक कंपनी के प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना है, किसको नहीं करना है। तो बेसिकली एक फिनटेक रिपोजिटरी बनेगी जिससे पॉलिसी मेकिंग में भी फायदा मिलेगा और जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगा। तीसरा है अबाउट रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। तो देखिए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में मैंने चर्चा की थी पिछले महीने भी, 6 अप्रैल, पिछले महीने 6 अप्रैल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने बताया था, जहां मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई रिलीज करती है इन ऑर्डर टू रेज फंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका 2 मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये तो हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं, जीसेक का प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कौन कौन लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, दे कैन सब्सक्राइब जीसेक। अभी जो हमारे आपके जैसे जो रिटेल इंडिविजुअल्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर पाएं, इसके लिए आरबीआई लेकर के आई थी 2021 में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इस आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत हम लोग आरबीआई के वेबसाइट पे जाकर के, इस पोर्टल पे लॉगिन करके, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे लॉगिन करके जीसेक के प्राइमरी मार्केट में या जीसेक के सेकेंडरी मार्केट में हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जीसेक का प्राइमरी मार्केट कुछ ऐसा दिखेगा, प्राइमरी इशुएंस पोर्टल रहेगा। जीसेक का सेकेंडरी मार्केट वो कुछ ऐसा दिखेगा, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। और सेकेंडरी मार्केट में जीसेक बाइंग सेलिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है, एनडीएसओएम। तो ये तो हो गया पोर्टल। अभी तक हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उनको अगर जीसेक खरीदना है तो हमें आरबीआई के
पोर्टल पे जाकर के, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करके ही ये ट्रांजैक्शंस हम कर सकते थे। अब न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, जिसकी मदद से अब हम लोग अपने मोबाइल स्मार्टफोन से ही जीसेक खरीद बेच सकते हैं, एंड वी कैन पार्टिसिपेट इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी जीसेक मार्केट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कन्फर्मेशन बायस। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके कुछ आइडिया जो हैं काफी हेल्पफुल हो सकते हैं एस्से राइटिंग में एंड एथिक्स पेपर में। आसाम ट्रिब्यून में आया है, पहले समझ लेते हैं फिर ये आर्टिकल पढ़ लेंगे। देखिए, कन्फर्मेशन बायस का जो आइडिया है ना, ये आपसे एथिक्स में पूछ सकता है, और एस्से में तो आप इसको लिख ही सकते हैं किसी ना किसी टॉपिक से लिंक करके। क्या होता है कन्फर्मेशन बायस, पहले वो समझते हैं। देखिए, इट इज ए टेंडेंसी, साइकोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट का कन्फर्मेशन बायस। वो कहता है कि इट इज ए टेंडेंसी टू सर्च फॉर फेवर और इंटरप्रेट एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन इन सच ए वे दैट कन्फर्म्स आवर प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ। मतलब अगर आप मान लीजिए, समझाने के लिए मैं क्रूड एग्जांपल दे रहा हूं कि आप मानते हैं कि विराट कोहली बहुत अच्छे इंसान हैं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आप वही चीजें देखेंगे जो आपके इस बिलीफ को और स्ट्रेंथन करता है। कि विराट कोहली ने, ये देखिए, स्टीव स्मिथ को जब पब्लिक जो है वो बू कर रही थी, चीटर कह रही थी, तो विराट कोहली ने पब्लिक को शांत कराया, इंडियन जो फैंस है, क्रिकेट फैंस, उनको शांत कराया। उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ को आप लोग चीयर करें, ना कि उनको आप डिमोरलाइज करें। आप वही चीजें देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, जिससे आपके बिलीफ को और स्ट्रेंथ मिले। बिकॉज यू वांट टू बिलीव कि ही इज अ वेरी गुड मैन, यू विल नॉट सी सम ऑफ द अग्रेसिव स्टिंट्स ऑफ विराट कोहली, तो वो नहीं देखेंगे आप। ये है, मैं अगेन आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फर्मेशन बायस। इट इज अ टेंडेंसी टू सी ओनली दोज थिंग्स दैट सब्सटैंशिएट्स योर बिलीफ, प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ। As a human beings, we have a natural instinct to protect ourselves and our beliefs. It is also known by the name ego defensive mechanism. ये मैंने बताया है ethics के क्लास में। The functions of attitude में one of the attitude function is ego defensive mechanism. उसी से लिंक करके आप लिख सकते हैं confirmation bias, जहाँ पे we want to protect our own belief कि मैं ही सही हूँ। मैं इसका सीधा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मुझसे कोई भी पेरेंट्स मिलने आते हैं अगर, और पूछते हैं कि सर बताओ अपने बच्चे को मैं कौन से करियर में भेजूं, मैं कहता हूँ बच्चे को चुनने दीजिए आप, क्योंकि अगर बच्चा चुनेगा कि मुझे इस करियर में जाना है, तब जाकर के वो बहाने नहीं ढूंढेगा कि नहीं नहीं मुझे तो पिताजी ने बोल दिया, अदरवाइज मैं उस फील्ड में अच्छा कर लेता। अगर बच्चा खुद से करियर पाथ चुनेगा तो फिर उसके पास बहाने नहीं रहेंगे, फिर उसको उसमें मेहनत करना ही होगा। अदरवाइज अगर आप कुछ भी उस पर फोर्स करेंगे तो हमेशा ही उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं नहीं मुझे गलत रास्ते पे फोर्स किया गया है, मैं दूसरे रास्ते पे जाता तो अच्छा करता, और वो हमेशा उसको कंफर्म करने की कोशिश करेगा, अपने बिलीफ को और ज़्यादा सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करेगा। उस प्रोसेस में वो और ज़्यादा एक्सक्यूजेज ढूंढेगा। अब फर्दर कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कन्फर्मेशन बायस को अपने आंसर राइटिंग में, एस्से में या एथिक्स में? देखिए, today in the age of social media where we are witnessing meteoric rise of social media where everyone is potentially a content generator, अभी सबके हाथ में मोबाइल फोन है, इंस्टाग्राम से सब कनेक्टेड है, यूट्यूब पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले कैसा होता था कि कंटेंट जनरेटर इन पब्लिक डोमेन काफ़ी लिमिटेड लोग होते थे, प्रिंट मीडिया, अखबार वाले या न्यूज चैनल्स वाले। लेकिन अब तो जब सबके हाथ में मोबाइल फोन है एंड कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, देन एवरीवन इज अ कंटेंट जनरेटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इन्फोडेमिक। जैसे इपिडेमिक में वायरस फैल गया था हर जगह, वैसे ही वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इन्फोडेमिक, जहाँ पे इंफॉर्मेशन फैल गया है हर जगह, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, क्योंकि जिसको जो मर्जी आए वो इंफॉर्मेशन बना करके पब्लिक डोमेन में डाल देता है। इस कारण से हर तरीके का इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में। विराट कोहली बहुत अच्छे इंसान है, विराट कोहली बहुत ही खराब इंसान है। अब अब्दुल कलाम साहब के लिए भी कुछ बुरी चीजें आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। मदर टेरेसा के लिए हाल फिलहाल में मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, ज्यादा देखा नहीं, कि सी वाज एन एविल वुमेन। तो वट एवर यू वांट टू फील, आपके पास उससे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इन पब्लिक डोमेन, बिकॉज एवरीवन इज अ कंटेंट जनरेटर। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इन्फोडेमिक, एंड दैट इज वाई मॉडर्न टाइम्स में कन्फर्मेशन बायस को प्रैक्टिस करने के लिए इनफ सब्सटेंसेज हैं लोगों के पास टू जस्टिफाई देयर कन्फर्मेशन बायस। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि इंसान रिजिड होता जा रहा है,
उसको जो अपनी बातें हैं, अपनी बिलीव्स हैं, उसमें ऑर्थोडॉक्सी आ रही है, रिजिडिटी आ रही है, और जो कन्वर्सेशन है उसका मीनिंग खत्म होता जा रहा है। कन्वर्सेशन का पर्पस क्या होता है कि एक दूसरे से बातचीत करके अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा बहुत हम लोग फिल्टर करें, मॉडिफाई करें। बट बिकॉज ऑफ इंफोडेमिक एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, एवरीवन इज बिकमिंग रिजिड एंड द पर्पस ऑफ कन्वर्सेशन इज गेटिंग लॉस्ट। अभी कोई हार्ड कोर, अगर मान लीजिए रिलीजियस पर्सन है जो मतलब इनटॉलरेंस भी प्रैक्टिस कर रहा है, कम्युनलिज्म भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए भी कई सारे कंटेंट मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे। तो इससे द मीनिंगफुल कन्वर्सेशन इज सीइंग एन एंड, एंड वी आर एंटरिंग इनटू अ सोसाइटी विच इज नोन एज पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी। पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहां पे ट्रुथ या fact has lost relevance. People are guided by their emotions and confirmation bias. Why fact has lost relevance? Because it has become impossible to ascertain fact कि आखिर सच्चाई है क्या, क्योंकि हर तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में है। यही है आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल है, मैं चाहूंगा एक बार खुद आप पढ़ लें कि एक बार बस ये लाइन पढ़ लो, वी मोर नाउ आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, we have receded into different world where human conversation has become stultified if not already dwindled. हमारा कन्वर्सेशन का कोई मतलब बचा नहीं है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी। ठीक है, कन्फर्मेशन बायस, नॉट सीकिंग आउट ऑब्जेक्टिव फैक्ट, अपने को फैक्ट से मतलब ही नहीं है, ये होता है कन्फर्मेशन बायस। इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग बिलीफ, हम जो मानते हैं हमको वही सपोर्ट करने के लिए जो बिलीफ चाहिए वही हम देखेगा। ओनली रिमेंबरिंग डिटेल्स दैट अपहोल्ड आवर बिलीफ, इग्नोरिंग इन्फॉर्मेशन दैट चैलेंजेस आवर बिलीफ। तो कन्फर्मेशन बायस देखिए, उसको इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, एथिक्स में पूछ सकता है, फैक्ट्स इतने सारे हैं, उसमें से वही फैक्ट आप पिक करेंगे जो आपके बिलीफ को सब्सटेंशिएट करे, तो दिस इज नोन एज कन्फर्मेशन बायस। कल लैंडस्लाइड से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जेंटल स्लोप पे नहीं, स्टीप स्लोप पे लैंडस्लाइड आएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, अपने आप जवाब मिल गया आपको। अगेन I4C इज नॉट फॉर स्टेट लेवल बट एट सेंटर लेवल, तो अगेन पहला स्टेटमेंट गलत है, अगेन आपको जवाब मिल गया। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।